हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बिहार सचिवालय सहायक का इडोटेरिया के टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 4 को फुल डिस्कशन करेंगे। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है यानी गलत है? ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन, दक्षिण पूर्व अमेरिका में टर्नेडो, दक्षिण प्रशांत महासागर में टाइफून, हिंद महासागर में चक्रवात। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन नहीं है। हरिकेन जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये मुख्यतः जो हमारा उत्तरी अमेरिका का दो देश है ना, यानी जो पूर्वी देश है कैरिबियाई सागर, वहां पे यह उत्पन्न होता है। तो हरिकेन कैरिबियन सागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली होता है, बाकी सभी सही है। टॉर्नेडो जो होती है दक्षिण पूर्व अमेरिका में, बिल्कुल सही है। दक्षिण प्रशांत महासागर में टाइफून आता है। ठीक है, हिंद महासागर में चक्रवात आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? यानी शीतोष्ण का मतलब कि ठंडी मरुस्थल नहीं है। तो देखिए, ठंडी मरुस्थल इसमें सोनोरन नहीं है। सोनोरन उत्तरी अमेरिका का गर्म मरुस्थल है। गोबी मंगोलिया चीन में पड़ता है, ठंडी है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, नामीबिया में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नदी 5 देशों, कल भी हमने इस पे क्वेश्चन एक देखा था कि 5 देशों से गुजरने वाली यूरोप की कौन सी नदी है? तो डेन्यूब नदी देखे थे, आज भी है कि 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है डेन्यूब नदी। यह यूरोप का दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे बड़ा नदी यही हमारा डेन्यूब नदी है। देखिए, 5 राजधानी कौन कौन सा है? बुखारेस्ट जो है इसका राजधानी रोमानिया, ये भी इसी के तट पर स्थित है। ब्रातिस्लावा जो है इसकी राजधानी स्लोवानिया है, ये भी इसी के तट पर है। उसके अलावा बेलग्रेड के यूगोस्लाविया है, ये भी इसी के तट पर है। इसके अलावा बुडापेस्ट के जो हंगरी है ना, ये भी इसी के तट पर है। एक ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भी इसी तट पे है। तो देख लिए आपकी 5 राजधानियां हैं। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा क्षेत्रफल में, तो वह ग्रीनलैंड है। लेकिन यहाँ पे निम्न में से का मतलब कि 4 गो में से आंसर देना है। तो 4 गो में से आंसर देना है, यानी इनमें से जो बड़ा होगा, 3 में से बड़ा न्यू गिनी है। ठीक है, न्यू गिनी जो है हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी द्वीप है। वही बोर्नियो पूछे तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी द्वीप है। यह हालांकि एशिया महादेश में पड़ता है। ठीक है, और सुमात्रा भी है द्वीप, मेडागास्कर भी है। सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड है, दूसरे बार पर न्यू गिनी है, तीसरे नंबर पर बोर्नियो है, चौथे नंबर पर मेडागास्कर है। याद रखना है क्रम इसका। ठीक है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा का मतलब केसर, करेवा में ही केसर की खेती की जाती है। तो देखिए, करेवा में केसर या वह जाफरन भी कहा जाता है इसी मिट्टी में। तो यह मुख्यतः कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, कश्मीर हिमालय में। निम्न महासागर धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो देखिए, हमने इस पर एक ट्रिक भी दे दिया था, आपसे भी अगर उसको बार बार पढ़े होंगे ना तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो देखिए, यह केनारी जो है ना, हमने अटलांटिक महासागर के यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर यूरोप, यहाँ अफ्रीका बताया था। केनारी जो है ना ऊपर से नीचे आती है। तो केनारी जो हमारा है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। बाकी ये जितने सभी है ना, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, जैसे कि आपकी जो हमारे क्यूरिसिबो है ये जापान के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में कैलिफोर्निया जो है ये हमारा, तो कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका का है। हम्बोल्ट जो है दोस्तों, इसको हम लोग पेरू की जलधारा भी कहते हैं। ठीक है, हम्बोल्ट को पेरू की जलधारा भी कहते हैं। यहीं से जो हम लोग अल नीनो और ला नीनो पढ़ते हैं ना, यहीं से उत्पन्न होता है, इसी के तट पर से। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो देखिए, हम उसमें बताए थे कि कहीं कहीं आपको 918 मिलेगा, कहीं कहीं 919 मिलेगा। ठीक है, तो मुख्यतः आप याद रखिएगा कि 918 ही है, 918 ही है अंतिम रूप से जो प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो बिहार के लिंगानुपात 918 है। ठीक,
आप भारत का पूछे तो 943 में से कौन नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए गोदावरी की सहायक नदी जो नहीं है ना, इसमें से एक ही है बेनगंगा, सॉरी दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है, क्योंकि कृष्णा जी भगवान है, उन पे दूध चढ़ता है, तो इससे छाट लीजिएगा। बाकी जो बेनगंगा पेन गंगा ये सब है ना, ये आपका गोदावरी की सहायक नदी है। साथ में इंद्रावती भी सहायक नदी है गोदावरी की। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो बिहार में नहीं पाए जाने वाला वन होती है सदाबहार वन। सदाबहार वन ये आपका पश्चिमी तट पर मिलेगी, यानी भारत के जो पश्चिमी तट है यहाँ मिलता है, साथ में अंडमान निकोबार में मिलता है और साथ में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में असम जो आता है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पाए जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। जो बिहार है ना, यहाँ पे बाकी सभी वन मिलते हैं, जैसे कि हमने देख लिया कि आर्द्र पर्णपाती भी मिलता है, शुष्क पर्णपाती भी मिलता है और तराई वन भी मिलता है। तराई क्षेत्र जो कि ऊपरी क्षेत्र मिलता है ना नेपाल का, वहाँ पे वन पाए जाते हैं। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो प और फ हमने बताया था, पुनपुन फतुआ प फ कर देना है, पुनपुन फतुआ में। ठीक है, यही मनेर में सोन नदी आकर मिलती है और सोनपुर के पास गंडक नदी आकर मिलती है। ठीक है, मनेर पटना में ही पाया जाता है। और यह पुनपुन नदी जो आपका झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? रागी का मतलब होता है मरुआ, जिसको हम लोग नहीं कहते, मरुआ के रोटी लोग खिलाते हैं औरतों को, तो ये याद रखना है। मरुआ बिहार में प्रथम स्थान पर है, यह मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो मरुआ। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो सैंडल पीक यानी सैंडल पहाड़ के आप पूछे बनिएगा, यानी सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार में सैंडल पीक है। इसकी टोटल लंबाई 736 मीटर है। ठीक है, 736। वही दूसरा पूछता है तो माउंट डियोवोली होता है। ठीक है, अब माउंट थुलियर जो होती है यह दक्षिण अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, मतलब निकोबार में। माउंट मणिपुर जो है ये वही पे है। देखिए सैंडल पीक जो हमारा है ये अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, यानी उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी ही सैंडल पीक है, जो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च शिखर है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो देखिए 8 चैनल का हम एक वीडियो भी बनाया था, आप सभी बहुत उसको देखे भी थे, मुझे अच्छा लगा था। जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिएगा। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनी का, ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनी का है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनी का है। अगला है कि रणजी ट्रॉफी 2022 के खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता था? तो इसको मध्य प्रदेश ने जीता था। ठीक है, रणजी ट्रॉफी को प्रथम बार मध्य प्रदेश ने जीता था और यह बहुत फेमस हुआ था रणजी ट्रॉफी को। ठीक, 6 विकेट से मुंबई को इसने हरा दिया था। ठीक, अगला है हमारे कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने को स्वीकार किया था? तो देखिए बुद्ध जी द्वारा आनंद के कहने पर, आनंद इनके प्रिय शिष्य थे, इन्हीं के कहने पर औरतों को इसमें आने की मान्यता दिए थे। और औरत पहली बार जो शामिल हुआ था उसका नाम था अम्रपाली। क्या नाम था? अम्रपाली। और वह कहाँ की थी? वैशाली की राजकन्या थी, यानी वैशाली की समझिए की औरत थी जो इसमें शामिल हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो कि पड़ता है कहाँ आपका नेपाल की एक वन था, वहीं पे कपिल वस्तु, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम सुदोधन था, लेकिन माता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी थी जो इनका लालन पालन किया था, इनकी सौतेली माँ गौतमी उनका नाम था। इन्हीं के नाम पर इनका गौतम बुद्ध नाम पड़ा था। तुर्कान ने चहलगानी का निर्माण किसके ने किया था? तो तुर्कान ने चहलगानी का मतलब होती है 40 सरदारों का एक समूह था। यह वहां के जो अमीर थे ना उनको दबाने के लिए, नहीं कहने का मतलब कि शत्रुओं से बचने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्कान ने चहलगानी की स्थापना किया था। ठीक है, अगला है और इसको समाप्त किसने किया था? तब बलबन ने। हमेशा पूछता है कि स्टार्ट किसने किया था, समाप्त किसने किया था। और कभी कभी पूछता है कि इसका अर्थ क्या होती है। तो तुर्कान ने चहलगानी मतलब 40 सरदारों यानी 40 जो अमीर लोग थे ना, इनका एक समूह था। मजम
उल महरीन यानी दो समुद्रों का संगम की रचना किसने किया था? तो देखिए यह दारा सिक्को जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दारा सिक्को। अगला है कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो देखिए बंबई का वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे गेराल्ड एंगियार। ठीक है, गेराल्ड एंगियार इसके संस्थापक थे। ठीक है, बंबई के। अब बॉम्बे को नाम बदलकर 1996 में मुंबई किया गया था। ठीक है, पहले बॉम्बे लिखा जाता था। आज भी बहुत लोग बॉम्बे ही बोलते हैं, लेकिन बॉम्बे को नाम बदलकर 1996 में मुंबई कर दिया गया। ठीक, अगले एक 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह मेरठ में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मेरठ में प्रथम बार 10 मई को प्रारंभ हुआ था और यह संध्या शाम को वहां से चला था। ठीक है, और इस दिन को क्रांति दिवस के रूप में भी मनाता है लोग। ठीक, याद रखिएगा। मंगल पांडे के द्वारा इसका श्रेय दिया जाता है स्टार्ट करने का। मंगल पांडे जी को जब फांसी दे दिया गया ना, तो उन्हीं के विरोध में इसको मुख्यतः एक ज्वाला उखड़ गया, क्योंकि मंगल पांडे को आप जानते होंगे कि 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया और इसकी शुरुआत 10 मई को कर दिया गया, मतलब मात्र 1 महीना बाद। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह मुख्यतः जो हमारा बंगाल विभाजन था ना, उसी के समय सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, और 1896 ईस्वी में पहली बार यह गाया गया था। पूछता है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसमें प्रथम बार गाया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो आधुनिक शिक्षा जब पूछे तो होता है 1835 ईस्वी के मैकाले स्मरण पत्र। इसमें अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया था। वही पूछता है कि भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच। 1835 ईस्वी में जो शिक्षा आया था वह मैकाले की अध्यक्षता में, इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिंग। ठीक है, यह प्रथम भारत के गवर्नर जनरल भी बने थे 1833 के अधिनियम के द्वारा। आगरा शहर किन नदी के किनारे पर स्थित है? तो आगरा शहर दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। वही सरयू नदी के तट पर अयोध्या है। ठीक है, गोमती, लखनऊ, गंगा नदी तो आप जानती ही है, गंगा नदी के किनारे पर पटना है, कानपुर है, बहुत सारे शहर है। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो न्यू इंडिया, ठीक है, ये एनिबेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, न्यू इंडिया एनिबेशन का प्रमुख समाचार पत्र है। वही यंग इंडिया पूछे तो महात्मा गांधी का था। ठीक है, अगला है सच्चिदानंद सिन्हा का एक बुक पूछता है सर्च लाइट। सच्चिदानंद सिन्हा को भी कहा जाता है कि भारत के विभाजन में, यानी 1912 ईस्वी में जब भारत के विभाजन नहीं, बिहार के विभाजन में महत्वपूर्ण इन्हीं का योगदान था। ठीक है, और बीजी तिलक का केसरी द मराठन का पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन थे? यानी 1885 ईस्वी में महासचिव कौन बने थे? तो ये ह्यूम का मतलब होता है एलन ऑक्टेलियम ह्यूम, और यह 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे और बाद इनको हटा दिया गया। ठीक है, याद रखना है 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम। ठीक, और एओ ह्यूम प्रथम बार जब इसकी कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, तब प्रथम अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में किस देश ने पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप? तो देखिए पहली बार थॉमस कप भारत ने इंडोनेशिया को जीता था। ठीक है, भारत इंडोनेशिया को हराकर यह कप जीता था। 73 वर्षों बाद भारत ने यह कप जीता था। ठीक है, 14 बार चैंपियन इंडोनेशिया हो चुका है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? यानी जब मुद्रास्फीति की घटना होती है बाजार में, देश में, तो किसको सबसे ज्यादा लाभ होता है? तो ऋणी को इसलिए लाभ होता है कि मान लीजिए कि हम ब्याज ले लिए बैंक से हम ब्याज लिए 7%। अब मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मतलब बैंक के द्वारा क्या होती है कि दर बढ़ाया जाता है। अब दर कर दिया बैंक 8%। तो मान लीजिए कि 7% पर हम लोन लिए थे, तो हम जब लौटाएंगे तो 7% पर न लौटाएंगे, तो घाटा तो हुआ जो दे रहा है उसको, यानी बैंक को घाटा हो रहा है, लेकिन जो ले रहा है उसको फायदा हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में पेंशन भोगी जो होते हैं ना, उनको भी हानि होती है। ठीक है, यानी ऋणदाता को, पेंशन भोगी को, इस सबको हानि होती है।
अगला है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, यानी अभी प्रस्तावित है 2022 में, हालांकि ये तो हो चुका है, होने वाला है नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर में इसका आयोजन होगा कतर में, ठीक है। वहीं 2026 पूछे तो 2026 में संयुक्त रूप से 3 देशों को दिया गया है, और यूएसए यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसी सबको सौंपा गया है 2026 में। निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत वन है, यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है क्षेत्रफल के दृष्टि से, कहाँ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछे तो मध्य प्रदेश में, अब प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो मिजोरम में, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अब प्रतिशत में मिजोरम में सबसे ज्यादा है। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, तो देखिए पहली पूछ रहा है, तो पहली जनसंख्या नीति 1976 में आई थी। अभी वर्तमान में जो जनसंख्या नीति है ना 2000 के अनुसार ही चल रहा है, समझ जाइए कि 2022 चल रहा है, 22 वर्षों तक अभी तक भारत में जनसंख्या नीति ही नहीं लाया गया है, ठीक है। इसी में कहा गया था कि 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करना, 2000 में ही कहा गया है। अब देखिए आगे शायद नीति आए, लेकिन प्रथम 1976 में आया था। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो देखिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। वही भीम यूपीआई को अपनाने वाला भूटान बना था, भीम भ दोनों में भ था तो भूटान, लेकिन यूपीआई को नेपाल ने अपनाया है, ठीक है। और यूपीआई को जो नेपाल ने अपना है, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको हम लोग एनपीसीआई कहते हैं, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आती है। सर्वहारी का मतलब जो सब कुछ खाता हो, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में मतलब जो कि शाकाहारी होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में जो शाकाहारी होती है, मांसाहारी सभी आ जाते हैं, और तृतीय उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं, यानी जो मांस वगैरह खाते हैं। तो देखिए सर्वाधिक जब पूछे ना, यानी सर्वाधिक जंतु किस वर्ग में आते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता में। जैसे द्वितीय उपभोक्ता में बहुत सारे, सबसे ज्यादा तब मनुष्य ले लीजिए, मनुष्य की संख्या सबसे ज्यादा है। मान लीजिए कि इसमें जीव जंतु भी बहुत होते हैं ना, वो पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में पेड़ पौधे को जो खाते हैं वो आते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता में जो पेड़ पौधों को खाने वाला होती है उसको लोग खाता है, ठीक है, जैसे कि मनुष्य आता है। तो याद रखना है सर्वाहारी, मनुष्य तो कुछ भी खा जाता है, इसलिए सर्वाहारी कहा जाता है, ठीक है। अगले कि बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिले में होती है, तो देखिए बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार स्पेशल जरूर पढ़िएगा। तो बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो देखिए सबसे ज्यादा वर्षा पूछे ना तो किशनगंज, जैसे कि बिहार का मैप देखिएगा तो सबसे पूर्वी जिला यही है किशनगंज, यानी किशनगंज उत्तर पूर्व में चल जाता है। और सबसे कम पूछता है औरंगाबाद, औरंगाबाद आप देखिएगा कि गया और रोहतास के बीच में आता है, ठीक है। तो याद रखना है सबसे कम औरंगाबाद में, सबसे ज्यादा किशनगंज में, ठीक है। और जो किशनगंज है यहाँ पे मुख्यतः बिहार में मुख्यतः 112 सेंटीमीटर पूछा भी गया है पहले कि बिहार में औसत वर्षा कितना होती है, तो 112 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, कवक द्वारा कौन सा रोग होती है, यानी कवक से कौन सा रोग होती है, फफूंद से। तो देखिए दाद खाद खुजली कवक से ही होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होती है, यानी बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण, बीज को कैसे रखा जाए कि सबसे अच्छा रहे, तो शुष्क एवं यानी ठंडी एवं शुष्क परिस्थिति में, जहाँ पे ठंडा हो और शुष्क हो, जैसे कि कोल्ड स्टोर होती है तो वहाँ पे ठंडा भी दिया जाता है, हल्का शुष्क भी होती है, तो वहाँ देखते हैं कि सारे बीज संरक्षित रहते हैं, तो ठीक है, तो इसी परिस्थिति में संरक्षित रहेंगे। अगला है कि वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब चीज पढ़ना चाहिए क्योंकि पर्यावरण के संदर्भ में है। वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है, तो देखिए समुद्र स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही हो रहा है। फसल के रूप में परिवर्तन हो रहा है, फसल अच्छे किस्म के नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण लोग खाद उर्वरक का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। द्वीपीय देश को खतरा, तो मान लीजिए कि जो समुद्र के तट पर होगा, चाहे समुद्र में स्थित होगा जो द्वीप हो, तो उसको खतरा होगा ही, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो उपयुक्त में से सभी।
लोलक आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक आवर्तकाल दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है। आप जानते होंगे कि T बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। तो देखिए लोलक आवर्तकाल L पर निर्भर करता है और G पर निर्भर करता है, ठीक है, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति के कारण क्या है? तो इसके कारण है द्रव का पृष्ठीय तनाव। द्रव के पृष्ठीय तनाव के कारण ही वर्षा के जो आकृति यानी बूंदे होती है गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव का ऐसे मतलब न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। अब वही वायुमंडलीय दाब यानी दाब का होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला है कि प्रकाश तरंगे में के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होती है, यानी वायु से कांच में जाने पर। तो देखिए प्रकाश तरंगे में आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। तो आवृत्ति जिस ऑप्शन में दिया हो ना वो हमेशा छांट दीजिएगा। आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए बेकिंग सोडा को हम लोग जो बेकिंग सोडा होता है उस दो आपको सोडा याद करना पड़ेगा। एक तो बेकिंग सोडा होता है जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, NaHCO3। एक होता है खाने वाला सोडा जिसको इसी को हम लोग खाते हैं NaHCO3 को। एक धोवन सोडा होता है जिसे कपड़ा धोया जाता है, तो Na2CO3 × 10H2 होता है उसमें, ठीक है। तो याद रखना है NaHCO3 को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि जो होती है द्रव्यमान एक अदिश राशि है। संवेग वेग कोणीय संवेग सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी जिसको हम लोग मैमल्स भी कहते हैं। तो स्तनपायी जो होती है वो इसमें जो हो जाएगा चमगादड़ है ही, समुद्री गाय भी है, समुद्री सिंह भी है। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। समुद्री गाय भी होती है स्तनपायी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं? मांसाहारी यानी पौधे हैं और वह मांस खाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो घटपर्णी, देखिए घटपर्णी जो पौधा होती है ना यह नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए अपने जड़ों में जो वहां पे कीड़े मकोड़े होते हैं ना उसको ये खा जाती है, ठीक है। तो घटपर्णी मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होती है। अगला है कि अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी अनुवांशिकी का पिता कौन है, ये क्वेश्चन आता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे को अध्ययन करके अनुवांशिकता का पता लगाया था, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया था। उत्परिवर्तन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है ना अनुवांशिक पे ही आधारित था वो, ठीक है। तो पूछता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है। अब वही पूछता है आपको, वही पूछता है कि अनुवांशिकता के जनक थे ग्रेगरी जॉन मेंडल, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में टोटल 28 होता है, ठीक है, जिसमें 14 आपका हो जाएगा चेहरा पर, ठीक है, और 8 होता है ऊपरी भाग पर। मतलब हम लोग के जो मस्तिष्क होती है ना, जो हम ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो उसमें 8 होती है। 14 जो होती है दोस्तों वह चेहरे पर होती है, और 6 जो होती है हम लोग का कान में होती है। एक कान में 3 हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डी होती है, तो टोटल मिला के 6 हो जाती है। पायराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायराडॉक्सिन जो विटामिन 6 को कहा जाता है। पायराडॉक्सिन के कारण रक्त क्षीणता हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। रक्त क्षीणता पूछता है कि किसको किसको रक्त क्षीणता, तो विटामिन 6 विटामिन 12 इसमें रक्त क्षीणता रक्त से संबंधित है। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए लेंस की क्षमता का मतलब होता है फोकस दूरी का उल्टा। देखिए क्षमता अगर ज्यादा होगा तो फोकस दूरी कम होगी। यह D बराबर ही होता है 1/f। मान लीजिए कि हमारा डायोप्टर ज्यादा है तो फोकस कम होगा, सीधी सी बात है। तो वही 1 डायोप्टर है तो 1 अगर आप रखिएगा तो 1/1 तो 1 हो जाएगा। एक मीटर ही यहाँ मीटर में ही देखिए पूछता है कि लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होती है? तो 1 डायोप्टर, ठीक है। अब वो फोकस हमेशा मीटर में मापा जाता है।
ये हमारा धनात्मक है क्योंकि किसी प्रकार का ऋणात्मक नहीं आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 389 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब मुख्यतः 444 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी है। ठीक है, याद रखना है 12 अनुसूचियों में 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी और उसके बाद 10वीं अनुसूची 1952 में जिसमें दल बदल था, 11वीं अनुसूची में जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है, अब 12वीं में हमारा नगर पालिका है। अगले एक निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है यानी गलत है? तो देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 बिल्कुल सही, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क बिल्कुल सही, आपात उपबंध भाग 20 और राजभाषा भाग 17। तो देखिए, आपात उपबंध भाग 20 न होकर भाग 18 में उल्लेख है, यानी भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, याद रखना है। आपात उपबंध में जिसमें 352 अनुच्छेद से लेकर 360 तक है, जिसमें 352 से स्टार्ट होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब जो राष्ट्र में लगता है, और उसके बाद 356 जिसको हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगता है, और 360 वित्तीय आपातकाल जो कि पूरे देश में लगता है, जो आज तक कभी भी नहीं लगा है। अगर यह लगता है तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि कब तक रहेगा। ठीक है, वही राष्ट्रीय आपात का मुख्यतः 3 वर्षों तक होता है और राष्ट्रपति शासन 6 महीना तक देता है, लेकिन इसको भी बढ़ाया जा सकता है। अगले है कि संविधान नेतर संस्था है, यानी संविधान नेतर का मतलब होता है कि संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए, संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है मानवाधिकार आयोग है। इसी में आता है आपका नीति आयोग भी, कभी कभी ऑप्शन में आपका नीति आयोग दे देगा। देखिए, राज्य वित्त आयोग की चर्चा है संविधान में, निर्वाचन आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 324 में है, 280 नहीं। लोकसभा सचिवालय का भी उल्लेख है। ठीक है, लेकिन मानवाधिकार आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, यह बाद में आया था, मतलब संविधान लागू होने के 1993 में मानवाधिकार आयोग आया था, याद रखना है। अगले एक निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? बहुत पूछता है। कैबिनेट मिशन का जो इसमें सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिस, एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे, लेकिन विलियम लॉरेंस नहीं थे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे सकता है, ये बस 3 रट जाइए, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, जो इसमें पैट्रिक लॉरेंस थे वह भारत के सचिव थे, स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर जो थे यह नौसेना के प्रमुख थे, लेकिन पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में यह आया था भारत में। ठीक है, 3 सदस्यीय था जिसकी अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस किए थे। 1946 ईस्वी में भारत आया था, मार्च 1946। इसी के अनुशंसा पर भारत में संविधान सभा का गठन। पूछता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पात्र कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा? तो देखिए, मैग्ना कार्टा जो भारत के नागरिकों के लिए है वह भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णन है। ठीक है, अगले के निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है, यानी निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय नहीं करवाता है। निर्वाचन आयोग का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा, यह निर्वाचन आयोग केंद्र के संदर्भ में बोल रहा है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वह लोकसभा का करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, राष्ट्रपति का करवाता है, विधानसभा का करवाता है, विधान परिषद का करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, लेकिन स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक, अगला कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह BN राव जी थे। ठीक है, अगला है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। अब वही राष्ट्रगान या वंदे मातरम पूछता है, यानी राष्ट्रीय गीत, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। ठीक है, हमेशा पूछता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। और वही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया। अगले कि राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो देखिए गठन पूछ रहा है तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। इससे पहले हमने लोकसभा पढ़ा था 17 मई वाला। तो देखिए पहली बैठक इसका 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था, यानी गठन 3 अप्रैल को हुआ, लेकिन इसकी बैठक कब हुआ था? 13 मई को। दोनों में 3-3 है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो देखिए हमने समझाया था ना, दो ही में हम लोग फंसते हैं, एक तो 97वां, एक 99वां। 97 बोलिएगा तो 100 आ रहा है, तो सहकारी संगठन, और 99 में 9 आ रहा है तो यही न्यायिक, दोनों में 9 आ जाएगा। तो देखिए न्यायिक में 99। अगला है कि 100 स्थाने इन सीटों क्या है? तो इन सीटों का मतलब होती है वनस्पति एवं जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, ठीक है। मूल प्राकृतिक आवास में जो किया जाता है उसको इन सीटों ही कहा जाता है। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी, यानी अस्थायी समिति की प्रणाली कब विकसित की गई थी? तो 1983 ईस्वी में। अगला है कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है हमारा वह पर्यावरण समर्थनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद रखिएगा। 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला है कि बिहार के प्रमुख समाचार बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद, बिहारी के संपादक, ठीक। अगला है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो यह कर्नाटक का है। ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित है? तो ताम्रलिपि दोस्तों बंगाल में। पूछा भी जाता है कि पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सी है? तो यह ताम्रलिपि बंदरगाह ही था। और वही पश्चिमी तट पर सूरत बंदरगाह था अंग्रेजों के समय। निम्न में से कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम आपको मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल जो है उसका नाम पूछ रहा है तो राजघाट है, ठीक है, राजघाट। वही महाप्रयाण पूछता है तो यह आपका राजेंद्र प्रसाद जी की है, ठीक है। अगले है हमारा कि 2022 ईस्वी में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए ढाका में किया गया था। ढाका के बांग्लादेश की राजधानी है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इसको 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह महात्मा यानी समझिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा है। निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो मिस्र में। मिस्र में सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है, ठीक दोस्तों। हमने टोटल जो सेट 4 था उसका क्वेश्चन को डिस्कशन किया। आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।